आज ना एक तरह से हम एक टाइम कैप्सूल खोलने वाले हैं। हम सफर करेंगे उस धरती का जिसने जिसने भारतीय सभ्यता के जन्म को अपनी आंखों से देखा है। आज का उत्तर प्रदेश। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, यहीं से तो भारत की कहानी की शुरुआत होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस जमीन के नीचे प्राचीन भारत के वो कौन से रहस्य दबे पड़े हैं। तो चलिए एक साथ मिलकर खोजते हैं और इतिहास की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। हमारी कहानी का पहला पन्ना खुलता है प्रागैतिहासिक काल में, जब इस इलाके में इंसान ने पहली बार अपने होने, अपनी सूझबूझ के निशान छोड़े थे। ये जो टाइमलाइन है ना, ये दिखाती है कि यहाँ इंसानी बसाहट की कहानी लगभग बिना रोके चलती रही, पुराने पत्थर के जमाने से लेकर नए पत्थर के जमाने तक। और जानते हैं, खास तौर पर प्रयागराज के पास जो बेलन नदी घाटी है, वो तो जैसे एक ही जगह पर हजारों सालों के शुरुआती इंसानी इतिहास में झांकने की एक कमाल की खिड़की है। और उस दौर की सबसे चौंकाने वाली खोजों में से एक ये मूर्ति है। जरा सोचकर देखिए उस कारीगरी के बारे में। हड्डी के एक छोटे से टुकड़े पर इतनी महीन कलाकारी की गई है। ये हमें बताता है कि वो जो हमारे शुरुआती पूर्वज थे, उनकी अपनी एक दुनिया थी, कला से भरी हुई और शायद गहरी आस्थाओं से भी। अब ये जो दो जगहें हैं ना, ये बहुत दिलचस्प हैं। ये हमें शुरुआती इंसानी समाज के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे दिखाती हैं। देखिए, एक तरफ है सराय नाहर राय, जहां हमें संगठित लड़ाई का मतलब हिंसा का पहला सबूत मिलता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ है दमदमा, जहां एक ही कब्र में 3 कंकाल मिलते हैं। ये क्या दिखाता है? ये गहरे सामाजिक रिश्तों की तरफ और शायद मौत के बाद की किसी रस्म की तरफ इशारा करता है। अब ये तारीख 9000 ईसा पूर्व, ये तारीख सब कुछ बदल देती है। क्यों? क्योंकि संत कबीर नगर में लहुरा देवा नाम की एक जगह पर जो हाल में खोज हुई है, उसने पूरे दक्षिण एशिया में खेती की शुरुआत की कहानी को हजारों साल और पीछे धकेल दिया है। तो मतलब सबसे अहम बात यह है कि ये इलाका दुनिया की उन पहली जगहों में से एक था जहां इंसानों ने शिकार और चीजें इकट्ठा करने की जिंदगी छोड़कर खेती की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। ये पूरी सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था, और ये मोड़ यहीं आया, आज के उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये इलाका दुनिया की पहली महान शहरी संस्कृति से कहीं दूर किसी कोने में था। नहीं, बल्कि ये तो उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा था। ये जगह है आलमगीरपुर। ये विशाल सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा थी, एक तरह से उनकी ईस्टर्न चौकी। और यहाँ कपास की खेती का सबूत मिलना ये बताता है कि ये सिर्फ कोई सीमा नहीं थी, बल्कि एक फलता फूलता केंद्र था, जो सिंधु घाटी के उस पूरे जटिल व्यापारिक नेटवर्क का एक अहम हिस्सा था। और फिर आती है सनौली की खोज। ये तो एक बिल्कुल नया ही पन्ना खोल देती है। सोचिए, बागपत जिले में खुदाई में रथ मिलते हैं, तलवारें मिलती हैं, ढालें मिलती हैं। इन चीजों ने इतिहासकारों के बीच एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। क्या उस जमाने में यहां कोई योद्धा कौम रहती थी? ये एक ऐसी खोज है जो हमारे अतीत के बारे में हमारी पूरी समझ को चुनौती देती है। अब जैसे ही हम वैदिक काल में कदम रखते हैं, ये इलाका, जिसे तब ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश कहते थे, ये पूरे भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बन गया। हमारे जो 2 महान महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, उनकी जड़ें भी तो इसी जमीन से जुड़ी हैं। सोचिए, कौशल साम्राज्य की राजधानी अयोध्या और कुरु साम्राज्य का केंद्र हस्तिनापुर, ये दोनों ही यहीं थे। और ये आंकड़ा ये तो सच में चौंकाने वाला है। उस जमाने में पूरे भारत में जो 16 सबसे बड़े और ताकतवर राज्य थे, जिन्हें महाजनपद कहते थे, उनमें से पूरे 8 महाजनपद आज के उत्तर प्रदेश की सीमाओं के अंदर थे। मतलब कह सकते हैं कि आधा भारत तो यहीं से चलता था। ये टेबल देखिए, ये उन ताकतवर राज्यों में से बस कुछ हैं जिन्होंने इस इलाके को प्राचीन भारत की राजनीति का वो गढ़ बना दिया था जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। कुरु, पांचाल, शूरसेन, काशी, हर एक नाम अपने आप में इतिहास का एक पूरा का पूरा अध्याय है। इसके बाद इस क्षेत्र का प्रभाव एक नए मोड़ पर आता है। अब बात सिर्फ राजनीतिक ताकत की नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति की थी। ये धरती अब वो मंच बन गई जहां एक नए वैश्विक धर्म का सूरज उगने वाला था। और इसीलिए उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। और ये बिल्कुल सही है। क्यों?
क्योंकि भगवान बुद्ध के जीवन के जो सबसे सबसे अहम पल थे वो यहीं बीते। यहीं उन्होंने दुनिया को अपना संदेश दिया। आइए जरा उनके सफर को देखते हैं। शुरुआत हुई सारनाथ से, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और धर्म का पहिया घुमाया। फिर श्रावस्ती, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे लंबा वक्त बिताया और जो उनकी शिक्षाओं का मुख्य केंद्र बना। और आखिर में कुशीनगर, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो समय के इस पूरे सफर को देखने के बाद हम क्या समझ सकते हैं? क्या है वो बड़ी तस्वीर जो सामने आती है? यही कि पहले किसानों से लेकर दुनिया को राह दिखाने वाले धर्मों तक प्राचीन भारत की कहानी इसी उत्तर प्रदेश की मिट्टी पर लिखी गई है। ये कहानी का सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये तो पूरी किताब की बुनियाद है। ये वो इलाका है जो हर दौर में भारत के दिल में धड़कता रहा है। और यही शानदार विरासत हमारे सामने एक आखिरी और बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगर जमीन की ऊपरी सतह पर ही इतना इतिहास मिल चुका है, तो जरा सोचिए इसकी गहराइयों में अभी और कितने रहस्य, कितनी कहानियां खोजे जाने का इंतजार कर रही होंगी।